Hello dear students. Today we will study about a very interesting topic of class 11th physics chapter 10. And the name of the topic is Bernoulli theorem. But before studying Bernoulli theorem, we should understand the different type of properties of a fluid, and one such property is the total energy possessed by a fluid. As you all know, when a fluid is flowing, it possesses three type of energies, जिनमें से दो तरह की एनर्जीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं और एक तरह की एनर्जी के बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. और हमने ये पढ़ लिया है कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो जो उसके पास एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी. सो फॉर अ फ्लूइड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². Second type of energy possessed by the fluid is potential energy and that is due to its height. अगर एक फ्लूइड एक हाइट तक फ्लो कर रहा है तो उसके पास जो भी एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू mgh. एंड थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी. अब प्रेशर एनर्जी क्या है वो समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड. अब जब ये लिक्विड इस कंटेनर में फ्लो करेगा तो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इट विल एक्सर्ट अ फोर्स टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. नो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पिस्टन है. इस पिस्टन पे जो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वजह से ये पिस्टन अगर मूवेबल है तो मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बाहर से हम जो भी वर्क डन करेंगे अगेंस्ट दिस प्रेशर विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी इज स्टोर्ड एज द प्रेशर एनर्जी. सो टू डिफाइन द प्रेशर एनर्जी इट इज द एनर्जी, यानी हमें कितनी एनर्जी चाहिए required to move the liquid against the pressure of the fluid to keep this fluid in the container is the pressure energy. So energy required to move the liquid against the pressure. और इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए from this diagram we have the force acting on this movable piston. जो movable piston पे force act कर रही है उसको हम लिख सकते हैं pressure into area. So the work done in pushing the piston is PAX. Now this is the work done in moving the piston because work is force into displacement. तो ये हमारे पास आ गया force into displacement. And whatever work is done against the pressure is stored as the pressure energy. So this is the formula for pressure energy. और अगर हमें pressure energy per unit volume find करनी है तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस PAX विद द वॉल्यूम AX. तो ये कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एज P ओनली. सो लेट अस डिस्कस बर्नौलीज थ्योरम विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली. तो अगर हम कहें कि बर्नौली प्रिंसिपल किस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है तो आप लिखेंगे दैट इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड. Now since in case of a fluid we have three type of energies, तो बर्नौली ने एक सिंपल लॉ दिया जो ये कहता है that the total energy of a fluid. अब फ्लूइड में कितनी तरह की एनर्जी है, फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है. So the total energy of an incompressible means having the same density throughout and non-viscous liquid in a steady flow. यानी turbulent flow में बर्नौली थ्योरम काम नहीं करती. So it is valid in case of a steady flow only. Through a pipe remains constant throughout the flow, provided there is no source or sink of the fluid along the length. इसका मतलब है एक लिक्विड अगर किसी पाइप में ट्यूब में फ्लो कर रहा है जिसकी कोई भी और ओपनिंग नहीं है, यानी एक तरफ से लिक्विड एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से लीव कर रहा है, इन दिस केस तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड है विच मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, potential energy and pressure energy, it always remains constant for a streamline flow. Now to prove this conservation of energy, consider this diagram in which you have a tube of varying cross section. ये जो tube है इसका cross section area different है as you can see. At this point where the pressure is high because the liquid is entering from this point and leaving from this point, तो जो प्रेशर है वो A पॉइंट पे ज़्यादा है
एज कंपेयर टू दिस CD एरिया. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि जो एरिया है A1 इज ग्रेटर देन A2. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है दैट द प्रोडक्ट ऑफ area and velocity always remains constant, which means we can write A1 V1 is equal to A2 V2. And if A1 as seen in this diagram is greater than A2, then it means that V1 is less than V2. यानी जहाँ पे area बड़ा है वहाँ पे velocity कम होगी. And you can also see that the liquid also gaining height. यानी यहाँ पे जो height है वो less है और CD portion में हम आ जाएं तो height H2 है. So H2 is clearly greater than H1. So when the liquid is flowing from AB portion to CD portion, तो ये क्या gain कर रही है? Kinetic energy भी, because the velocity is increasing, and potential energy also. So to solve this, now suppose a very small mass m of fluid entering at point A. A point पे कुछ liquid इस ट्यूब में एंटर करता है. तो जो डिस्टेंस कवर्ड है इन टाइम t इज इक्वल टू v1 इंटू टी, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम. नाउ सपोज द लिक्विड एंटर्स इन दिस ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल पंप. सो द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, इस पॉइंट पे जो वर्क डन है इज ऑन द फ्लूइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस. नाउ फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इंटू एरिया, तो हम लिख देंगे P1 A1. एंड डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास है V1T, तो हम इसको लिख देंगे एज V1 इंटू टी. सो इट कैन बी रिटन एज P1 A1 V1T, विच कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड. तो मैंने इसको लिख दिया P1 V1. नाउ सिमिलरली द मास M लीव्स एट एंड CD. जो मास M है, क्योंकि कोई और ओपनिंग तो नहीं है, तो जो ये मास M है इट लीव्स द ट्यूब एट एंड CD. ये जो CD एंड हमने बनाया है वहां से मास जो है मास M लीव्स द एंड CD. नाउ अगेन वर्क डन W2 एट दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज P2 A2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई तो हम लिखेंगे V2 इंटू टी. सो ये बन जाएगा P2 A2 V2 इंटू टी, बट दिस कैन बी रिटन एज P2 इंटू V2, बट बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज सेम, तो हम इसको लिख सकते हैं एज P2V. एंड सिमिलरली P1V को हम लिख सकते हैं एज P1 V1 को हम लिख सकते हैं एज P1V. So this is the amount of work. To find the net work done, हम net work done find करने के लिए we will write W as W1 minus W2. So which will be written as P1V minus P2V. And this net work done is responsible for kinetic energy and potential energy of the fluid. तो हम लिखेंगे that this work done gives rise to increase in kinetic energy प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कैसे देखेंगे? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर. Similarly, increase in potential energy can be written as mgh2 because it is gaining height minus mgh1. Now to equate this with the net work done, हम लिखेंगे so the net work done P1V minus P2V is equal to increase in kinetic energy plus increase in the potential energy. अब अगर हम इनको थोड़ा सा शफल करके लिखें तो at point A पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो बन जाएगी P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर plus mgh1 which will be equal to P2V plus half mv2 square plus mgh2. Now this is the total energy at point A. ये है हमारे पास A point पे total energy which is the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy at point A, which is equal to the total energy at point C.
Hence we have proved that the total energy, now to further simplify this, divide it by V throughout. तो ये मेरे पास बन जाएगा P plus half, sorry, to find the total energy per unit mass we will divide by m throughout. हम इसको m से divide कर देंगे तो ये बन जाएगा P upon m by V which will becomes density half V square plus gh is equal to constant. So we can write that the total energy of a fluid per unit mass is always a constant. And if you divide it by volume, यानी हम इसी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच अगेन अ कांस्टेंट. सो टोटल एनर्जी per unit volume is also a constant, and hence we have proved Bernoulli's theorem. Next we have some limitations of Bernoulli theorem. Applications करने से पहले हम इसकी limitations देख लेते हैं. और limitations ये हैं that the first limitation is it is applicable only in case of a streamline flow. ये सिर्फ streamline flow में ही applicable है, turbulent flow में Bernoulli theorem applicable नहीं है. देन द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट द सेंट्रल लेयर मैक्सिमम होती है और डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम वॉल्स ऑफ द पाइप की तरफ जाते हैं ड्यू टू दी विस्कोसिटी, बट वी हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. हमने थ्रू आउट लिक्विड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही ली है. विस्कस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमने वो भी निग्लेक्ट कर दिया है. And if the fluid is flowing in a curved pipe, then the energy due to centripetal force should also be taken into consideration, but we have not taken into consideration all these factors. So these are the limitations. Now let us study about the applications of Bernoulli theorem. Application of Bernoulli theorem में first application is the working of a sprayer. Now if you consider the tube to be horizontal tube का मतलब है there is no difference in the height. तो जब हमारे पास height का कोई difference नहीं होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा. देन विल राइट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. बहुत ही सिंपल अगर हम कंसिडर करें तो हम मानेंगे कि जहाँ पे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी लो हो जाएगी. सो व्हेन द प्रेशर इज हाई द वेलोसिटी बिकम्स लो सो दैट द सम रिमेन्स कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा. अब अगर हम स्प्रेयर की वर्किंग को समझना चाहें देन यू कैन सी दैट एज वी प्रेस दिस ट्यूब, हम जैसे ही इस पे फोर्स लगा के इसको पुश करेंगे देयर विल बी एयर इनसाइड दिस ट्यूब. इस ट्यूब में हमारे पास एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी व्हेनेवर देयर इज हाई वेलोसिटी देन अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द प्रेशर शुड बिकम लो. तो ये जो एरिया है ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा. एंड वट एवर लिक्विड इज इन दिस पोर्शन विल बी एट हाई प्रेशर. तो जब भी हमारे पास लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस आ जाता है देन द लिक्विड ऑटोमेटिकली फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो दिस रीजन बिकम्स हाई प्रेशर और जो ये लिक्विड है ये ऑटोमेटिकली इस पाइप में राइज कर जाएगा और ये स्प्रेयर जो है काम करना शुरू कर देगा. सो विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ स्प्रेयर. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द लिफ्ट ऑफ एन एयरफॉइल. The shape of an aircraft is such that it is slightly convex upward as you can see in this diagram. इसकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि ऊपर वाला पोर्शन कन्वेक्स है और नीचे वाला थोड़ा सा कनकेव है. Therefore जब जो एयर है ऊपर वाले पोर्शन से क्रॉस करती है then it travels a longer distance. And when it travels a longer distance then the velocity of the air above the airfoil is more, which means ये एक high velocity region बन जाता है और नीचे वाला region जो है वो low velocity है. So according to Bernoulli's theorem, again the sum of kinetic energy and pressure energy always remains constant. So whenever there is low velocity region, then this becomes a high pressure region. तो ये region एक high pressure region बन जाता है. And the pressure difference provides the thrust to the on the foil. यानी एयरक्राफ्ट को एक लिफ्ट मिल जाती है जिसकी वजह से एक एयरक्राफ्ट जो है वो उसको एक थ्रस्ट मिल जाती है विच प्रोवाइड्स द लिफ्ट. तो जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है और हेल्प करती है किसी भी एयरक्राफ्ट को राइज करने में. नेक्स्ट वी हैव बंसन बर्नर्स. जो हमारे बर्नर्स होते हैं गैस के उसमें भी हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम जब नोजल के थ्रू गैस फ्लो करती है किसी भी बर्नर तो यहाँ वाला जो रीजन है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज विच मेंटेन्स अ लो प्रेशर. तो इसके अंदर लो प्रेशर बन जाता है और
बाहर जो एयर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई प्रेशर। तो हमारे पास बाहर वाले रीजन में स्पीड कम है, हाई प्रेशर है, तो जो एयर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इस लो प्रेशर रीजन में फ्लो करना शुरू कर देगी एंड विच गिव्स राइज टू the glowing of this flame. So the mixture of gas and air moves upward and which burns at the top of a burner. तो बर्नर जो है वो गैस और एयर मिक्सचर की हेल्प से बर्न करता रहता है। A very interesting application of Bernoulli theorem is, कई बार आपको कहा जाता है, it is dangerous to stand on the edge of a platform while a fast moving train crosses the platform. उस पर भी Bernoulli theorem अप्लाई करें तो हमें ये समझ में आता है कि जब ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही होती है तो वो बहुत स्पीड से कर रही होती है, वो अपनी सराउंडिंग की एयर को एक बहुत हाई वेलोसिटी दे देती है। तो जो सराउंडिंग की एयर है उसमें हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है, और अगर आप यहाँ पास में खड़े हो देन यू आर एट हाई प्रेशर। तो क्या होगा, टेंडेंसी होगी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर ऑफ द मूविंग एयर डिक्रीजेज। जो मूविंग एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है ट्रेन के आसपास, एंड हम जहाँ पे खड़े हैं वो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच कैन पुश अस फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ट्रेन। सो इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ प्लेटफॉर्म। Blowing of the roofs during storms is also an application of Bernoulli theorem. Whenever there is windstorm, the roofs of the houses are blown off because ड्यूरिंग स्टॉर्म जो ऊपर वाला रीजन है वहाँ पे हाई वेलोसिटी मेंटेन हो जाती है, एंड वेन एवर देर इज हाई वेलोसिटी देन द एरिया बिकम्स अ लो प्रेशर जोन, एंड नीचे वाला जो है वो हाई प्रेशर पे है, देन ऑटोमेटिकली द विंड विल बी ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विच गिव्स राइज टू ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स. सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिंपल application which is that the sum kinetic energy and pressure energy always remains constant in case of horizontal tubes. There are so many applications of Bernoulli theorem, and one such application is Magnus effect, which is spinning of ball. You can study this Magnus effect and understand it on the basis of Bernoulli theorem, and Venturimeter also, which is based on the working of Bernoulli theorem only. So this is all about Bernoulli's theorem.